दोस्तों, हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 17वीं मुख्य परीक्षा के निबंध आंसर बुक का एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से एक कैंडिडेट के द्वारा एग्जामिनेशन हॉल में अपने आंसर को कंप्लीट किया गया है। इन्होंने फर्स्ट टॉपिक पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है, इस टॉपिक को चुना है और अपने निबंध को लिखना इन्होंने प्रारंभ किया है। सबसे पहले इन्होंने हेडिंग दिया है, शीर्षक दिया है और बहुत ही अच्छा, ये जब बॉक्स में डाल दिया जाता है तो पता चलता है कि यहाँ से निबंध स्टार्ट हो रहा है और ये इसका शीर्षक है, एकदम से क्लियर हो जाता है। बहुत ही ये अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। तो हम लोग इस चीज को देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने लिखा है इस निबंध में, और बीच में और भी बहुत सारी बातें होंगी इस शीर्षक से संबंधित भी देखते हैं। ये फिल्म कड़वी हवा के एक दृश्य में कुहू अपने दादा हदू से पूछती है, बाबा जानते हो आज हमारे स्कूल में मास्टर साहब जब एक जन से पूछो कि एक वर्ष में कै मौसम होवत है तो उसने उत्तर दियो कि 2 मौसम होवत है। इस पर मास्टर साहब ने उस बच्चे को डपट लगा दी, बाबा हमें बताओ कि हमारे किताब में तो 4 मौसम लिखे हैं, 4 होवत है ना। होदू होवत तो 4 है परंतु अब 2 ही देखने को मिले हैं, जाड़ा और गर्मी। कुहू पूछती है, ऐसा क्यों बाबा। इस प्रश्न पर उनके दादाजी हैदू के पास कोई उत्तर नहीं होता तथा वे कुहू को सोने के लिए बोलते हैं। यहां पर एक बाबा हैं और एक उनकी पोती है, उन दोनों में बातें होती हैं कि किस तरह से कुहू मौसम के बारे में सोचती है अपनी किताबों के अनुसार और बाबा किस तरह से उसके बताते हैं। बाबा यानी कि दादाजी इस फिल्मी दृश्य ने हम मानवों को यह सोचने पर विवश कर दिया कि आखिर हम अपने आगामी पीढ़ियों को क्या उत्तर देंगे। कितना यह जबरदस्त शुरुआत माना जाएगा कि असंतुलन को लेकर आपको एकदम से क्लियर कर दिए कि आप असंतुलित पर्यावरण के साथ हो और उसको करने जा रहे हो, तो आपको उत्तर देना होगा। क्या बोलेंगे उन्हें उन डूबते हुए तटीय तथा द्वीपीय देशों के बारे में, क्या बताएंगे उन्हें तेजी से पिघलते हुए ग्लेशियर की पीछे की सच्चाई। आप प्रश्न कर रहे हैं और असंतुलन के रूप में कर रहे हैं, यह बहुत ही अच्छा माना जाएगा। आखिर यह असंतुलन की स्थिति इतनी भयावह क्यों होती जा रही है कि जो सृष्टि का विनाशक बन गया है। प्राचीन समय में हमारे वैदिक ग्रंथों में भी पर्यावरण तथा वनस्पति को पूजनीय बताया गया है। मध्यकाल में हथियारों इत्यादि तथा अन्य कार्यों के लिए धीरे धीरे जंगलों का सफाया होने लगा। ब्रिटिश काल की भारतीय स्थिति को अगर हम गौर करें तो रेलगाड़ी की पटरियों तथा सड़क इत्यादि की जरूरतों के लिए वृक्षों तथा जंगलों की बेतरतीब तथा अंधाधुंध कटाई यानी कि वन कटाई, ये वन कटाई से क्या है कि आपने असंतुलन किया। वन संसाधनों की महत्ता ने अंग्रेजों को इसका क्षरण का एक माध्यम बना दिया। हालांकि कई जनजातीय विद्रोहों में इसे बचाने का साहसिक प्रयास भी किया गया। फिर औद्योगिक क्रांति को बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो हमारे रॉ मटेरियल से खासकर जीवाश्म ईंधन की जो उपयोगिता है उसको बढ़ाया गया और अत्याधुनिक वनों के उन्मूलन ने खाद्य संकट जैसी समस्याओं को भी गहरा कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह के शब्द लगते हैं, जोड़ते हैं निबंध पढ़ने वाले को। अगर हम भारतीय संदर्भ में समझने का प्रयास करें तो भारतीय कृषि मानसून पर काफी हद तक आधारित रहती है। साथ ही वैश्विक स्तर पर कृषि में मानसून का योगदान अद्वितीय है, परंतु पर्यावरण के अंधाधुंध दोहन, ये दोहन होता है, से मौसमी पैटर्न में नकारात्मक असर देखने को मिला, जिससे खाद्य सुरक्षा पर भी नकारात्मक असर पड़ा। और खाद्य सुरक्षा क्या है, हमारे सृष्टि का विनाशक है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा कई बुराइयों को जन्म देता है, जिसमें भूख, बेरोजगारी और अदर जो क्राइम्स है, जो कि मानव को मतलब कि एक अलग चरम उसको शोषित और शोषक दोनों बना देते हैं। एक ही मानव है, एक मानव दूसरे मानव का शोषण करने के लिए उतावला हो जाता है। सब खाद्य पदार्थ नहीं रहती हैं। हम इसका उदाहरण जो है अपने अफ्रीकी देशों में दिखा सकते हैं। जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, जब आखिरी नदी का पानी सूख जाएगा तथा जब आखिरी मछली का शिकार हो जाएगा, तब मनुष्य को समझ में आएगा कि वो पैसा नहीं खा सकता। बहुत ही अच्छा पर्यावरण के असंतुलन का एक दृश्य हम अपने देश में ही देख सकते हैं। आप भटक नहीं रहे हो, बहुत ही अच्छा, मतलब कि यही जुड़ाव जो है ना, देखिए जब आप सिंपल रहोगे, मानकर चलो, चूंकि मैंने इंटरनेशनल लेवल के निबंध लिखे हैं, मेरी शुरुआत ही ऐसे स्कूल से हुई है जहां पर कि मेरी एडमिशन ही ऐसे के बदौलत हुई थी, तो मुझे पता है वहां पर एक चीज एकदम कॉमन बताया जाता है, शुरुआत जितनी सिंपल होगी उतने मार्क्स आपके अच्छे आएंगे।
उसे महसूस कर सकते हैं। शाम होते ही मीडिया चैनलों पर शोर सा मचा होता है कि आखिर दिल्ली के इस प्रदूषण का जिम्मेदार, कितना अच्छा बात आपने पकड़ा है यहाँ पर। जिस प्रकार दिल्ली की सड़कों पर चलने से एक अजीब सी घुटन महसूस होती है, जो अभी अब विंटर सीजन है ना, आप जाकर निकल कर देखिए अभी क्या होता है, आंखें जलने लगती हैं हमारी। और खासकर जो मॉर्निंग वाला समय होता है, उस समय तो और बेहतर, मतलब कि अजीब हालत हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है। पर्यावरण से खिलवाड़ हमें किस दिशा में ले जा रही है। इसी संदर्भ में गांव से दिल्ली शहर में आए एक किसान ने कहा, दिल्ली में तूफान और आंखों में जलन। देखिए आपने लिख भी दिया है, मैं तो एक्सपीरियंस बता रहा था अपना और आपने तो लिख भी दिया है। ऐसा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इस प्रकार के पर्यावरण असंतुलन से हम अपने वित्त लक्ष्यों के करीब तो जाते हैं, परंतु उतनी ही तेजी से हम विनाश की ओर भी जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा आपने चीजों को इसको लिखा है, परंतु क्यों ऐसा ही है कि सिर्फ हम उसके विनाश की ओर जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है, बुद्धि है। ओके, मानव जो ये काम कर रहा है ना, उसके पास बुद्धि है, इसीलिए वही जिम्मेदार है इस चीज के लिए। इस बात को भी आपको लिख देना चाहिए था कि कुछ सार्थक प्रयास भी किए गए हैं। अगर हम पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों पर गौर करें तो हम यह पाएंगे, पर्यावरण संरक्षण संबंधी बनाई गई ये नीतियां उतनी प्रभावी एवं प्रासंगिक नजर नहीं आती हैं, अर्थात धरातल पर इसका कुछ खास असर देखने को हमें नहीं मिला है। उनकी नीतियां शायदों फाइलों तक ही सिमट कर रह गई हैं और धरातल पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। जो उलझ कर रह गई हैं फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी पहुंचेंगी कितने साल में। हालांकि भारत ने इस तरह की बेजोड़ जो चीजें हैं ना बीच बीच में दे देने से क्या होता है कि मस्तिष्क में एक नई सी ऊर्जा और ताजगी आ जाती है पढ़ने वाले को, और फिर वो हल्का होकर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए ये 1-2 पेज की बातें नहीं है, आपको कम से कम 10 पेज किसी सामने को पढ़ाना है, तो ये इस तरह की बातें जो है ना बीच बीच में कभी देने से बहुत ही अच्छा मतलब की लगता है। हालांकि भारत ने पर्यावरण संबंधी कुछ सार्थक प्रयास किए हैं जरूरत, परंतु उसे और बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट में हमारे पर्यावरण को आप दिखाते हैं बहुत ही अच्छा। भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने पंचामृत लक्ष्यों के माध्यम से भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर बल देने के सकारात्मक प्रयासों को दिखाया है। साथ ही जल जीवन हरियाली के माध्यम से पेड़ों तथा वनावरण में उत्कृष्ट परिवर्तन के लक्ष्य को सम्मानित किया गया है। भारत आज वैश्विक स्तर पर विश्व में पवन ऊर्जा का चौथा तथा सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इन सभी स्थितियों से भारत की पर्यावरण संरक्षण संबंधी सोच की मौलिकता को समझा जा सकता है। साथ ही भारत ने वैश्विक स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना संकेत देने का प्रयास किया है। इन सभी स्थितियों ने भारत के पर्यावरण दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। इस पृथ्वी पर कुछ न कुछ लोग हैं जरूरत जो इस पृथ्वी को कच्छपों की तरह धारण किए हुए हैं तथा बचाए हुए हैं कि नरक में डूबने से। हालांकि यह प्रयास ना काफी है, वैश्विक स्तर पर हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है। हाल ही में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ने एक फैसले से दुनिया को चौंका दिया। फैसला यह था कि अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया। अगर हम इस फैसले के वृहद संदर्भों को समझने का प्रयास करें तो इससे भारत के जब इस तरह की बात लिख ही देते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप लिख ही दीजिए, दिक्कत क्या है इसमें। नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। विकसित देशों द्वारा अथाह मात्रा में कार्बन उत्सर्जन की स्थिति जारी रही है, बावजूद उसके जिस प्रकार से अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है, तो कहा जा सकता है जल जंगल जमीन खतरे में है, पशु पक्षी पहाड़ समुद्र नदी झरने खतरे में है। पृथ्वी को गाय की तरह दूहते दूहते अब वो उसके एक एक रोआ नोचने पर तुले हैं। हमारी पुरानी ग्रंथों में भी कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जते, परंतु पर्यावरण का यह दोहन अपनी चरमता पर प्रतीत होता है, जिससे विवाह परिणाम भी हम आए दिन अखबारों तथा न्यूज चैनलों पर सुनते रहते हैं। अनंतः इस संदर्भ में हमें त्वरित सबक लेते हुए पर्यावरण संरक्षण संबंधी सभी पहलुओं पर त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास सार्थकता के साथ किया जाना चाहिए, नहीं तो आगामी समय में विनाशात्मक परिणामों से बचाने तथा बचने का कोई विकल्प हमारे सामने नहीं होगा। प्रकृति इंसानों की जरूरतों को पूरा कर सकती है, परंतु उसके लालच को नहीं। महात्मा गांधी जी ऐसा कहते हैं। मिला जुलाकर आपने बहुत ही अच्छा किया है। इसमें मुझे लगता है कि 60 से 65 मार्क्स तक श्योर है कि इस निबंध के लिए आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बीच में थोड़ी सी चीजें जो हैं पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन आपने चेताया है, शुरुआत में ही चेताया है, तो मुझे लगता है कि चेतावनी वाली जो भाषा है ना आपकी निष्कर्ष में भी दिखनी चाहिए थी। नहीं तो ये जो निबंध है ये 70 मार्क्स तक जा सकता था, लेकिन जब एकदम वो भी एग्जैक्ट से पढ़ा जाएगा तब फर्स्ट थिंग में यदि कोई भी इस निबंध को पढ़ेगा तो श्योर है कि इस निबंध के लिए वो 65 प्लस मार्क्स रखा ही रहेगा। नहीं तो पूरी तरह से जांचने पड़तालने के बाद इस निबंध के लिए हम मतलब कि 65 तक तो आ सकता है। इसमें कोई मतलब कि इफ एंड बट नहीं है। 65 मार्क्स तक इसमें आ रहे हैं इस निबंध के लिए, क्योंकि बीपीएससी में मार्क्स दिए जाते हैं, निबंध जो है टू द पॉइंट है।
नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारा, सेकंड जो ऐसे है, शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है, कैसे है? तन के भूगोल से परे स्त्री की मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास? देखते हैं महिलाओं की वास्तविक क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए उपयुक्त संदर्भों में महिलाओं की व्यथा को भी एक साथ ही प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। प्राचीन समय में हमने कई स्त्रियों जैसे अपाला गार्गी की सुदृढ़ स्थिति तथा ब्रिटिश काल में लक्ष्मीबाई की वीर गाथा को पढ़ा है। वहीं मध्यकाल में रजिया सुल्तान सब इतिहास मतलब कि रहा है, ऐसा नहीं है। महिलाएं हर मतलब कि काल में रही हैं। सती प्रथा, कुप्रथा, ये सब जो है व्यवस्था तथा कानून की कुव्यवस्था की ओर इशारा नहीं करता। आज वर्तमान संदर्भ में अगर हम समझने का प्रयास करें तो देश की शीर्ष संवैधानिक पद पर आसीन हमारी जो द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, महिलाएं उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न तथा अन्य सामाजिक यातनाओं को झेलने पर विवश हैं। क्या यह शिथिल कानून और खराब? ये चीज़ यहाँ से जो है ना, अब आपका लग रहा है कि आप ट्रैक पर हैं। अब बस आपसे अपेक्षा यही है कि इस पर आप फोकस कर दीजिए। ये जो चीज़ें यहाँ पर वर्णित किए हैं, उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि यदि महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा मिले, अच्छी व्यवस्था दी जाए तो वह भी सफलता के शिखर पर हो सकती हैं। अगर हम अन्य संदर्भों में इसे समझने का प्रयास करें तो राफेल से खेल के मैदान तक महिलाओं की स्थिति को आकलन कर यह समझा जा सकता है कि महिलाएं किसी भी प्रतिभा की गुलाम नहीं होती। आप एक बार नहीं को ऐसे लिखते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब है कि आपको एकदम से फोर्स करके नहीं बताया। फोर्स इन द सेंस आपको मतलब ये सिखाया जाता है। जब आप बच्चे होते हैं ना, जब आप छोटे होंगे, स्कूल में जाते होंगे, तो आपको सिखाया जाता है। बस आज मेरे भाई आप ये चीज़ सीख लीजिए, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। नहीं, आप देखिए यहाँ पर कितना अच्छा से लिखे हैं, इसके ऊपर जो है नहीं पर बिंदु नहीं दे रहे थे। इसका मतलब कि आपको आता है, लेकिन आपको बताया नहीं गया था कि नहीं देखो हाथ पकड़कर। आज मैं आपको हाथ पकड़कर यहाँ पर बता दे रहा हूँ, नहीं को ऐसे लिखना है। उदाहरण के तौर पर हम यदि देखें तो शीतल देवी का नाम लेते हैं, जिन्होंने अपने दोनों हाथ बचपन में ही गंवा दिए थे, परंतु परिवार ने उन्हें प्रबल समर्थन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हाथ ना होते हुए भी शीतल देवी ने, देखिए ये जो शीतल देवी का है, ये कानून व्यवस्था या जो समाज की जो सोच है, मतलब उनके परिवार की जो सोच है, उसको बढ़ावा देने की बात करती हैं। ये जो घटना है सही है, देश का उन्होंने किया। अरुणिमा सिन्हा के बारे में आप बताते हैं कि कैसे वो पैर गंवाने के बावजूद भी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी ना, सही है, उत्तर प्रदेश की ही तो थी। और शीतल देवी जो है जम्मू कश्मीर से हैं। संभव हो पाया यह संभव हो पाया कि पारिवारिक समर्थन, अच्छी व्यवस्था कैसे बिना हाथ के कोई स्वर्ण पदक को लाती है, कैसे बिना पैर के पर्वत समर्थन जो चीज़ें हैं झोंक दो। फिर देखो आज भारत लैंगिक अंतराल सूचकांक में पूरे विश्व में 129वें स्थान पर खड़ा है, वहीं पश्चिमी देश इसमें शीर्ष पर मौजूद है। यह स्थिति चिंताजनक है। आज महिलाएं सशक्त नहीं है, परंतु इसका कारण क्या है और इसका कारण कौन है? आए दिन हम कई विचलित खबरों में आप देखते होंगे कि स्वरूप उदाहरण निर्भया कांड, कलकत्ता कांड जो है, ये नर्स से उसकी निर्मम बच्चियों के साथ क्या होना, आखिरी कब तक ये शिथिल कानून ही तो है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, ठीक है। परंतु सरकार ने इसके लिए कुछ कदम जरूर उठाए हैं, जैसे नवीनतम आपराधिक कानून के माध्यम से दंड का प्रावधान, त्वरित न्याय की व्यवस्था हेतु 45 दिनों के अंदर चार्जशीट तथा 90 दिनों के अंदर फैसला, साथ ही साथ बच्ची और बच्चों के हेतु पॉक्सो एक, निर्भया, ये सब सही है कानून इत्यादि। परंतु महिलाओं की सशक्त संबंधी कई अन्य व्यवस्थाएं, जैसे उनकी शिक्षा, भागीदारी, विज्ञान सुविधाओं, पहुंच तक कुछ खास प्रभाव नजर नहीं आती है, सही है। हालांकि सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को इस तरह से निगम में 33% आरक्षण देना, भारत सरकार नारी शक्ति मंदिर, बहुत ही अच्छा ये माना जाएगा प्रयास आपका किए जा रहे हैं। आगामी समय में स्थिति को बेहतर बनाने में सहभागी हो सकते हैं, परंतु यह व्यवस्था और पहले भी की जानी चाहिए थी। नारी सशक्तिकरण की स्थिति पर बात करें तो महसूस होता है कि उन्हें तुम क्या सशक्त करोगे जिन्होंने तुम्हें सशक्त किया है, परंतु वास्तविकता को छुपाया नहीं जा सकता। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत अपने कई महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को संबंधित महिलाओं की भागीदारी शायद नहीं है। सशक्तिकरण से बाधाओं को, कानून की शिथिलता तथा व्यवस्था की खराब, ये चीज़ें जो है ना आपने अच्छा लिखा है। अनंतः कहा जा सकता है कि बेहतर कानूनी संरचना तथा एक उचित व्यवस्था महिलाओं को स्वतः ही समाज में अग्रणीय श्रेणी में खड़ा कर देगा। अर्थात नारी कमजोर नहीं है, यदि कमजोर है तो उसके लिए व्यवस्था, कानून और अवसर, ये मतलब कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नारी तुम नहीं हो, अबला नहीं हो तुम, असहाय, तुम्हारे बिना तो ये जग संभव ही ना हो पाए। मतलब अच्छा लग रहा चीज़ों को। कुछ चीज़ें बीच में सिंपल सी बात है रुकी है। तो मैं इस निबंध के लिए, जैसे था ना कि उज्ज्वल कुमार का जो था 74 मार्क्स उन्होंने लाया था, उन्होंने लाए थे इसमें, तो मुझे लगता है कि 74 मार्क्स तो नहीं, लेकिन इसमें भी आपको 60 प्लस मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने प्रयास बखूबी प्रयास किया है। ये भी निबंध आपका सही रहा है, क्योंकि आपने निष्कर्ष वगैरह बहुत ही अच्छा लिखा है, शुरुआत आपने अच्छा किया है। थर्ड एसे के लिए आपने जैसन बोबड़ ऐसन कटबड़ को लिखा है,
बिहार प्राचीन समय से ही राष्ट्रीय स्तर पर अपनी लोकोक्तियों तथा कहावतों का छाप छोड़ता है। उन सभी कहावतों में आज भी कई कहावतें अपनी तर्कसंगत स्थिति को उतनी ही समृद्धता से प्रदर्शित करते हैं जितना वे पहले करते थे। उन्हीं सभी लोकोक्तियों में से एक प्रचलित लोकोक्ति जैसन बोबड़ ऐसन कटबड़ है। उपयुक्त कहावत का समान अर्थ, बहुत ही अच्छा ये चीज़ करना था कि जो जैसा करता है अनंतः उसे फल की प्राप्ति भी उसी के अनुरूप होती है, अपने कर्मों के अनुसार होती है। अगर हम इसकी सार्थकता को समझने का प्रयास करें तो हमें कई संदर्भों में इसे, ये निबंध सबका लगभग अच्छा मुझे लगा पढ़कर, आपने भी बहुत ही अच्छा इसमें करने का कोशिश किया है। जैसे भारतीय खाद्य की स्थिति खाई में धकेल दिया था, सभी नागरिक भूख से व्याकुल और बदहवास स्थिति में थे। भारत की जीवन प्रत्याशा औसतन 32 वर्ष की थी। उस स्थिति में तत्कालिक भारतीय चिंतकों ने हरित क्रांति को लाने का प्रयास किया, यानी कि हमने जैसा किया वैसा हमें मिला। हम लोग खाद्य पदार्थ में स्वतंत्र हुए, अर्थात भारत अपनी विपरीत स्थितियों को, साथ ही आज भारत वैश्विक स्तर पर अपनी रक्षा एवं सुरक्षा मानकों को लेकर जिस प्रकार आश्वस्त है, आज है भारत के पास परमाणु हथियार भी है, परंतु आज भी भारत नो फर्स्ट यूज की नीति के तहत अपनी करता है अहिंसा के। आखिर भारत में यह विचार महात्मा गांधी के अहिंसा के बीच की उपज ही तो है। ओके, गांधी जी ने यदि ये काम नहीं किया होता तो हम लोग समझ सकते हैं चीज़ों को, हमारे अंदर पहले से थी, गांधी जी ने उसको फिर से हमें किया। आपने एलपीजी रिफॉर्म की बात की है, एक नए बीज को आरोपित किया जिसका परिणाम हुआ कि हम आज अर्थव्यवस्था में बहुत ही अच्छा, मतलब ये पॉइंट जो है ना, ये आपको जो ऐसे है वो 70+ श्योर है कि लेके चला जाएगा। वर्तमान में भारत की यह स्थिति उसके उस बीच का ही तो परिणाम है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने अजीम प्रतिमाओं को इसी तरह से लिखना था। आपने विज्ञान का क्षेत्र दे ही दिया, आपने इसरो की स्थापना किया तो हम क्या हुए हैं, हमने डीआरडीओ की स्थापना की तो हमने बहुत सारा चीज़ जो किया ना, वो स्पेस मिशन से लेकर हमने, यदि हमारे पास इसरो नहीं होता तो क्या हम आज मंगलयान और आदित्य L1 की बात कर रहे होते? नहीं कर रहे होते हैं। तो हमने इसरो के रूप में बीज बोया, जैसन बोबड़ ऐसन हम लोग आज काट रहे हैं। इसके अलावे आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग देखिए, ये अब आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पर चूज कर लिया कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम कौन क्रिएट किया, ये निगेटिव है, हमने किया। इसका इम्पैक्ट कौन झेलेगा, हम झेलेंगे। चुनौती के जिसके परिणाम स्वरूप बिना मौसम बरसात हम झेलेंगे। ग्लेशियर पिघलना कौन झेलेगा, हम झेलेंगे। हमारे द्वीप जो हैं वो डूबेंगे, हमारे तटीय शहर जो हैं वो डूबेंगे। ये हमने किया है, ये निगेटिव किया है तो निगेटिव इसका परिणाम हमको दिखेगा। यह परिणाम है अत्यधिक पेड़ कटाई का, सड़क पर सरपट दौड़ती वाहनों से निकलते हुए प्रदूषण, जो हमने अनियंत्रित जैविक, ये फॉसिल फ्यूल्स जिसको कहते हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स का हमने इस्तेमाल किया तो उससे हमने प्रदूषण किया। जिस प्रकार से 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद जंगलों को बेतरतीब तरीके से नष्ट किया गया तथा उद्योग का विकास हुआ, यह सभी मिलकर ही वर्तमान जलवायु दशा तथा ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार हैं। अर्थात बीज को बोना और उसके अनुरूप आज फल की प्राप्ति भी इस संदर्भ में हमें दिख रही है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, करता था तो क्यों किया, अब पछतात क्या होए। करता था तो क्यों किया, अब पछतात क्या होए। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। क्या बात है, आपने इस तरह के यहाँ पर लिखकर मतलब कि दिल जीत लिया। सिंपल सी बात है, इसके लिए एक्स्ट्रा आपको 5 नंबर मिल ही जाएंगे। इस तरह के बीच बीच में मतलब देखिए निबंध में मतलब कि कम से कम 1 या 2 इस तरह की बातें आ जाती है ना, तो उसमें रस जो है ना वो बना रहता है, वो निरस नहीं हो पाता है निबंध। इस तरह के मतलब की चीज़ें जो है, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये है ना कि बीच में इतना दूर पढ़ने के बाद एकदम से रस से फिर से हम तरोताज़ा हो गए, जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा इंपैक्ट डालता है और एकदम से ये रिलेवेंट है ना इस टॉपिक को। जैसन बोबा ऐसन कटबा, इसको भोजपुरी में भी लिख सकते थे हम लोग, जैसन बोबड़ ऐसन कटबड़, याद दिला रहा है ये। हाल ही में आए समाचार पत्रों में एक रिपोर्ट पर जब नजर अटकी तो लिखा था लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की दयनीय स्थिति। सिंपल सी बात है, हमने महिलाओं के प्रति क्या है असंवेदनशीलता को परिचय दिया था, तो हमारी लैंगिक स्थिति क्या होगी, दयनीय होगी। आप दिखाइए इसको, क्या दिक्कत क्या है इसमें, आखिर ऐसा क्यों है। क्या यह पुरानी पितृसत्तात्मक समाज की रूढ़िवादिता तथा भारत की सती प्रथा, बाल विवाह प्रथाओं मतलब जैसे इंगित नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि हमारे पुराने बोए बीज का ही परिणाम आज भी वो लैंगिक अंतराल जो है हमें दिखती है। धीरे धीरे ठीक होगा, क्योंकि हमने तो गलत काम किया था ना, इसलिए उसका तो इम्पैक्ट हम ही को भोगना होगा। परंतु वर्तमान समाचार पत्रों महिलाओं की स्थिति प्राचीन रूढ़िवाद कहीं ना कहीं जरूर प्रतिबिंबित करता है। एक अन्य परिप्रेक्ष्य में यदि हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर हम लोग यहीं पर देखिए दिखाने के साथ साथ कुछ महिलाओं के बारे में पॉजिटिव भी तो हम लोग दिखा सकते थे, फिर मजा आ जाता मतलब कि इस निबंध को और पढ़कर। परंतु अगर समझने की कोशिश करें तो आज वर्तमान में भारत में संसदीय शासन की प्रणाली, तेजी हो या दौड़ती रेलगाड़ियां हो, अंग्रेजी शिक्षा के विकास, इन अंग्रेजी परिणाम जिसने लॉर्ड मैकॉले अपने शिक्षा नीति को प्रथम बार रेलवे को चलाने को बीज बोया था। हालांकि इसका वर्तमान विस्तार रेलवे तथा बहुत ही अच्छा, परंतु इसका जड़ या बीज कहीं ना कहीं अंग्रेजी नीतियों की ओर इशारा करती है। अनंतः उपयुक्त सभी आयामों को गौर करें तो हमें यह स्पष्ट होता हुआ प्रतीत होता है कि अगर हमें कुछ भी प्राप्त हुआ है तो वह हमारे भूतकाल के किए कर्मों तथा कार्यों का ही परिणाम है। जैसन बोबड़ ऐसन कटबड़, बहुत ही अच्छा है। ये 60+ नहीं,
इसके लिए एकदम से लिख कर रख लीजिए, ये 65 प्लस जो है मार्क्स आपको इस निबंध के लिए आ रहे हैं, दिए जा रहे हैं। टोटल ये पूरा का पूरा जो तीनों निबंध है बहुत ही अच्छा आपने लिखा है, हैंड राइटिंग बहुत ही जबरदस्त है, वर्तनी बहुत कम मतलब कि गलत है, लगभग चीजें सही हैं, शब्दों का चयन कर लें, वाक्यों का प्रयोग कर लें, बहुत ही अच्छा है। इन तीनों निबंध को यदि हम लोग देखें तो तीनों निबंध जो है 60 प्लस मार्क्स के ही हैं। एटलीस्ट आपको इस पूरे निबंध के लिए 190 प्लस मार्क्स किसी भी हाल में मुझे लगता है कि आ जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त मतलब कि आपने निबंध लिखा है, बहुत ही अच्छा लगा ये तीनों निबंध पढ़कर, क्योंकि आप जब तीनों निबंध लिखते हैं, इतनी चीजें लिखती हैं, तो हमें सुधारात्मक जो है, चूंकि अभी तो मैं सुधार के तौर पर इस चीज को देख रहा हूं ना, इसीलिए इतनी बातें हुई, नहीं तो यदि कोई भी पढ़ेगा एज अ मार्क्स देने के क्रम में, तो वो उसका हाथ जो है 200 से कम में नहीं रुकेगा। इस पूरे निबंध के लिए बहुत ही अच्छा आपने प्रयास किया है।